हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एमडी साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमने एक वीडियो क्लास कल अपलोड करी थी। अगर आपने वो वीडियो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो क्लास को देखिए, ताकि आपको ये वीडियो क्लास अच्छे से समझ में आ सके और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद या इस क्लास को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख पाएंगे। तो बेसिक आज की इस वीडियो क्लास को देखने के बाद या पढ़ने के बाद हम लोग क्या सीख पाएंगे, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, हिंदी में इनको हम बोलते हैं उद्देश्य। उद्देश्य आज की इस क्लास के हमारे क्या उद्देश्य रहने वाले हैं। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद या इस क्लास को इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मेटल की रिएक्शन को, एयर के साथ मेटल की रिएक्शन को समझ पाएंगे। उसके अलावा मेटल ऑक्साइड का बनना और मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो है, हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनकी रिएक्शंस को एसिड और बेसिस के साथ उनकी रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे या समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो है, इस वीडियो क्लास को पढ़ने के बाद या इस क्लास को देखने के बाद हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके अलावा हम लोग ये देख पाएंगे कि जो सोडियम मेटल हैं, जैसे सोडियम हो गया, अपना पोटेशियम हो गया, इन सोडियम पोटेशियम मेटल को केरोसिन के अंदर स्टोर क्यों किया जाता है, और उसके अलावा हम एनोडाइजिंग की प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के टॉपिक। आज की क्लास में अपना जो पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट जो पॉइंट आता है अपना, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? अगर हम किसी भी मेटल को हवा में या एयर में बर्न करते हैं तो वो मेटल एयर के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, मेटल जो है, कोई भी मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स बनाती है। क्या बनाती है? मेटल के ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं तो ये एक ब्लैक कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बना देता है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अब हम लोगों ने कल जो क्लास देखी थी उसमें हमने देखा था कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो मेटल के ऑक्साइड्स बनाती है। और इन मेटल के ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है? इन मेटल के ऑक्साइड्स की नेचर होती है बेसिक नेचर के होते हैं। ये कौन सी नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। अब इसी तरह अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, या एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे या रिएक्ट करवाएंगे, तो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी मेटल जो है वो मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है? मेटल के ऑक्साइड्स बना देती है, मेटल के ऑक्साइड्स बना देती है। अब क्या है, ये मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ में किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये मेटल के जो ऑक्साइड्स है, ये मेटल के ऑक्साइड, मान लो हमारे पास जो कॉपर का ऑक्साइड बना है, क्या बना है? कॉपर का ऑक्साइड। इस कॉपर के ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप लोग जानते हैं, इस रिएक्शन को देखने के बाद आप लोग जानते हैं कि कॉपर का जो ऑक्साइड है, कॉपर के ऑक्साइड की नेचर कैसी है? कॉपर के ऑक्साइड की नेचर नेचर है बेसिक नेचर। ये बेसिक नेचर का है। और ये कौन सा एसिड है? ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कॉपर का ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? एक तो बना देगा अपना सॉल्ट। क्या बना देगा? एक तो सॉल्ट बना देगा, दूसरा क्या बनाएगा? वाटर। आप लोगों ने चैप्टर सेकंड के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब क्योंकि कॉपर के ऑक्साइड की जो नेचर है ये बेसिक नेचर का है, तो अब ये एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? एक तो सॉल्ट बना देगा। तो कौन सा सॉल्ट बना देगा? ये बना देगा कॉपर क्लोराइड। उसके बाद में क्या बना देगा? दूसरा ये कंपाउंड ये बना देगा, दूसरा प्रोडक्ट जो है ये बना देगा, क्या बना देगा? वाटर बना देगा। इस प्रकार से कॉपर का जो ऑक्साइड है, ये कॉपर का ऑक्साइड HCl एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। अब अगर हम बात करें इस कॉपर के ऑक्साइड, इसी कॉपर के ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम करवाएं किसी भी बेस बेस के साथ में, जैसे ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ में, तो क्या ये NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए कि ये NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर भी है बेस और इसकी नेचर भी कैसी है? बेस। ये दोनों ही बेस है और बेस बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। इसी तरह हमारे पास जो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को अगर हम
एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ में तो भी ये रिएक्ट करेगा। और इस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ तो भी ये रिएक्ट करेगा। तो अब ये ऐसा कैसे है कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ में भी रिएक्ट कर रहा है। तो आइए अब हम इस ऑक्साइड की नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये कौन सी नेचर का है, या इसको हम स्पेशल क्या नाम देंगे, क्या इस तरह का कोई दूसरा और भी ऑक्साइड होता है। तो देखते हैं हम आगे, इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं आगे के स्लाइड में कि हमारी नेक्स्ट जानकारी जो है वो क्या रहने वाली है। देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर रहा है और दोनों के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, दोनों के साथ ही रिएक्ट करके वो बना देता है अपने पास सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बना देता है, वो बना देता है सॉल्ट और वाटर। तो इस तरह से हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अब अपने पास जो टॉपिक आता है, अब अपने पास जो टर्म आती है वो आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हम बोलते हैं उभयधर्मी, इनको बोलते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स या मेटल के ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करेंगे, या दोनों के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना देंगे, सॉल्ट और वाटर बना देंगे। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। तो आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड के जो एग्जाम्पल हैं वो हो गया, एक तो जिंक ऑक्साइड और एक हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जैसे जिंक मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो जिंक का ऑक्साइड बनाती है, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। अब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड ये दोनों ही ऑक्साइड अपने पास एम्फोटेरिक नेचर के हैं। कौन सी नेचर के हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं या बना देते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखिए, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो ये बना देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देते हैं NaOH जो कि क्या है, एक बेस है, जो कि क्या है, एक बेस है। अगर हम इस बेस के साथ में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना देता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना देता है, ये है अपने पास, ये जो सॉल्ट बना है अपने पास, उस सॉल्ट का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है और साथ के साथ सोडियम एल्यूमिनेट के साथ में क्या बना देता है, वाटर बना देता है। इसी तरह से अगर हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो ये बना देगा जिंक क्लोराइड। और अगर हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देते हैं अपने बेस के साथ में NaOH के साथ में तो ये बना देगा सोडियम जिंकेट। क्या बना देगा, ये जो सॉल्ट बना है इस सॉल्ट का नाम है अपने पास सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। इस तरह से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और जिंक के ऑक्साइड ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स वाटर में इनसोल्यूबल है, यानी कि वो पानी में नहीं घुलते हैं। लेकिन अपने पास जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड हो गया या पोटेशियम के ऑक्साइड्स हो गए, ये पानी में घुल जाते हैं और वाटर में डिजोल्व होकर के ये हमें क्या देते हैं, अल्कालीज देते हैं। क्या देते हैं, अल्कालीज। अब आप लोगों को पता होगा कि ये अल्कालीज या अल्काली क्या होते हैं। अल्काली क्या होते हैं, आप लोगों ने अगर चैप्टर 2 पढ़ा है, चैप्टर 2 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अल्काली क्या होते हैं। अल्काली वो बेस होते हैं जो पानी में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम अल्काली बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी रिएक्शन, सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ देखते हैं ये वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करके हमको अल्कालीज देते हैं। ये रहा अपने पास सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Na2O सोडियम ऑक्साइड। ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो अपने पास अल्काली बना देगा। कौन सा अल्काली बना देगा, ये बना देगा NaOH। क्या बना देगा, NaOH जो कि वाटर में सोल्यूबल बेस है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम अल्काली बोल रहे हैं। उसके अलावा जो पोटेशियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड ये जब वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो वाटर में डिजोल्व होकर के ये अपने पास KOH बना देगा। KOH जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये भी क्या है, ये भी एक अल्काली है। अब कुछ मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में स्लोली रिएक्ट करती है, लेकिन जैसे अपने अपने पास
पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया, पोटेशियम और सोडियम ये पानी के साथ में, ठंडे पानी के साथ में, मॉइस्चर के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं। विगोरसली का मतलब होता है तीव्र गति से। ये ऑक्सीजन के साथ में, ठंडे पानी के साथ में या फिर अपने पास जो मॉइस्चर होती है उसके साथ में विगोरसली रिएक्ट करते हैं और विगोरसली रिएक्ट करके फायर को केज कर लेते हैं या फायर को केज कर लेते हैं। इसी वजह से इनको हम ओपन में या ओपन एयर में नहीं रखते हैं। और इसीलिए क्या इस तरह की एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए, फायर से प्रिवेंट करने के लिए हम इनको केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम सोडियम और पोटेशियम मेटल को किस तरह से स्टोर करके रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए ये क्या करती है, हाईली रिएक्टिव है इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ में, मॉइस्चर के साथ में या फिर जो कोल्ड वाटर होता है उसके साथ में विगोरसली रिएक्ट कर लेती है और रिएक्ट करके फायर को केज कर लेती है। इसीलिए एक्सीडेंटल फायर जो है उससे बचने के लिए या इनको एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए हम इनको क्या करते हैं, केरोसिन में इमर्ज करके रखते हैं। अब अपने पास जो क्वेश्चन आता है, कि वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके क्यों रखते हैं। तो ये रहा आपके पास इसका आंसर। आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में नोट करें और नोटबुक में नोट करने के बाद हमें अपने टेलीग्राम चैनल MD साइंस एकेडमी पर भेज सकते हैं। MD साइंस एकेडमी अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप भेज सकते हैं। अब मेटल जो है अलग अलग टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ में या एयर के साथ में रिएक्ट करती है। अब अपने पास कुछ मेटल्स आती है जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लेड है। ये मेटल क्या करती है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि साधारण टेम्परेचर के ऊपर इनके मेटल के या इनके ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ये ऑक्साइड की लेयर इनको क्या करती है, आगे होने वाले या फर्दर ऑक्सीडेशन से इनको बचाती है। अब आप लोग रिकॉल करो, चैप्टर फर्स्ट में आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा या चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा होगा, तो एक क्वेश्चन रिकॉल करो कि मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करने से पहले उसको हम क्लीन क्यों करते हैं। ये फैक्ट पढ़ने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम रिबन क्या करती है। मैग्नीशियम रिबन ऑर्डिनरी टेम्परेचर में मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम के ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड उसको बर्न नहीं होने देता है या उसकी बर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन से उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए उसको पहले क्लीन करते हैं। जो फैक्ट अपने पास आता है वो ये है कि अगर हम आयरन की नेल्स हैं, अगर मैं कह दूं कि मैंने आपको एक आयरन की नेल दी है, आयरन नेल, अब आपको क्या करना है, इस आयरन नेल को आपको हीट करना है। इस आयरन नेल को आपको फ्लेम में रखना है। जब आप इस आयरन नेल को फ्लेम में रखोगे तो क्या ये बर्न होगी, तो आप लोगों का जवाब होगा कि ये बर्न नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को आयरन की फाइलिंग दूं, आयरन की फाइलिंग, और आपको बोलूं कि इसको आप बर्नर की जो फ्लेम है, बर्नर की फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल्ड करो, इसको आप बर्नर की फ्लेम के ऊपर छिड़को या इसको बर्नर की फ्लेम के ऊपर फेंको, तो आप लोग देखोगे कि आयरन की जो फाइलिंग है ये बर्नर की फ्लेम के ऊपर जाते ही बहुत तेज गति से या विगोरसली बर्न होने लगती है। यानी कि अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि आयरन की जो नेल्स हैं या जो आयरन है वो सीधा हीट करने पर या हीटिंग में बर्न नहीं होता है, लेकिन आयरन की जो फाइलिंग है वो विगोरसली बर्न होने बर्नर की फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल्ड करने के दौरान। उसके अलावा अपने पास एजी, एजी का मतलब क्या होता है, एजी का मतलब है ये किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये अपने पास एजी का मतलब क्या होता है, एजी का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर, और एयू का मतलब होता है गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। अब अगर मैं आपको पूछूं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए सिल्वर और गोल्ड जैसी मेटल का यूज़ क्यों करते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो इनके ऊपर किसी भी ऑक्साइड की या इनके ऑक्साइड की लेयर नहीं बनती है, तो इनकी जो शाइनिंग है वो लंबे टाइम तक बनी रहती है। इसीलिए हम इन मेटल्स का, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के
लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो टॉपिक ये आता है कि एनोडाइजिंग। अब ये एनोडाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है? अभी हमने ऊपर देखा है कि जैसे मैग्नीशियम हो गया, अपना एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सारी की सारी मेटल्स ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर इनके ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ये ऑक्साइड की लेयर क्या करती है? इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से इनको प्रिवेंट करती है। अब इसी ऑक्साइड की लेयर का यूज़ हम करते हैं एनोडाइजिंग की प्रोसेस में, या एनोडाइजिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम के ऊपर उसका जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के ऊपर उसके ऑक्साइड की एक थिक लेयर बना देते हैं। और ये थिक लेयर क्या करती है? एल्यूमिनियम को आगे होने वाले ऑक्सीडेशन से बचाती है। इस प्रोसेस में किस तरह से काम होता है, या ये प्रोसेस किस तरह से काम करती है? इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल का एनोड बना देते हैं, और कार्बन या फिर लेड जैसी मेटल का, कार्बन या फिर लेड जैसी जो मेटल है उनका हम कैथोड बना देते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी कंटेनर के अंदर लगा करके उस कंटेनर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। अब हम जब इन इलेक्ट्रोड्स को कंटेनर के अंदर प्लेस करके और उसके बाद उसमें अपना जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो डाल करके उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होगी? अलग अलग रिएक्शंस होगी। एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो होगी अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो अपना कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो होगी रिडक्शन रिएक्शन। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड के अंदर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से निकलकर आए हुए हाइड्रोजन आयन कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। यानी कि कैथोड के ऊपर अपने पास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा? हम जानते हैं कि एनोड जो है, एनोड किसका बना हुआ है? क्लीन एल्यूमिनियम मेटल का बना हुआ है। अब एनोड के ऊपर एल्यूमिनियम, इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन बनेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से जो ऑक्सीजन बनेगी, वो ऑक्सीजन एनोड के ऊपर प्रेजेंट एल्यूमिनियम मेटल के साथ में रिएक्ट करेगी, और उसके साथ में रिएक्ट करके एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक थिक थिक लेयर बना देगी। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? यही प्रोसेस अपने पास कहलाती है एनोडाइजिंग। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर इस एल्यूमिनियम के आर्टिकल के ऊपर बनी है, ये ऑक्साइड की लेयर इसको क्या करेगी? फ्यूचर में होने वाले ऑक्सीडेशन से इसको बचाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको साइंस के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो कोर्स फ्रीली अवेलेबल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।